तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में मैजिक ही सब कुछ है और इसका जो पावर सिस्टम है वो मैजिक पर ही बेस्ड है। पर ये मैजिक है क्या? तो आज की वीडियो में हम इसी ब्लैक क्लोवर के मैजिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो ब्लैक क्लोवर की शुरुआत में ही हमें ऐसा सुनने के लिए मिला था, इन दी वर्ल्ड वेयर मैजिक इज एवरीथिंग। और अब तुम मानो या फिर ना मानो, आस्था के पास भी मैजिक है। वो एंटी मैजिक है पर है तो वो मैजिक ही ना। This man must have a death wish. तो मैजिक के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा माना के बारे में। तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में माना ही मैजिक का एक मेन सोर्स है। अभी तक ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में जितने भी मैजिक आए हैं, चाहे वो जिंदा हो या फिर वो मर चुके हों, उनके जो मैजिक का सोर्स था वो था माना। और ये जो माना है वो एक फ्री एनर्जी है जो कि एनवायरनमेंट में हर जगह पे है, हर एक चीज में है। और इसी नॉलेज की वजह से जो मैजिक हैं वो मैजिक का यूज कर पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो माना है वो सभी के लिए सेम है। कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो माना के साथ कनेक्शन होता है वो बचपन से ही स्ट्रोंग होता है। जैसा कि हमें क्लोवर किंगडम में पता लगता है कि जो रॉयल फैमिलीज हैं वो लव्ड बाई माना है, और वहीं जो कॉमनर हैं वो हेटेड बाय माना तो नहीं बोल सकते, पर उनके पास बहुत ही कम माना है जिसकी वजह से वो बस थोड़े से ही मैजिक का यूज कर पाते हैं। पर कुछ रेयर केस में ऐसा भी होता है कि किसी के पास बिल्कुल भी मैजिक ना हो और उसे बोला जाता है हेटेड बाय माना। और इसका एग्जाम्पल है आस्था। आस्था एंटी मैजिक का यूज करता है। उसका जो एंटी मैजिक है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो एंटी मैजिक के बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे। और जब कोई भी मेज अपनी माना का पूरा यूज कर लेता है तो वो बेहोश हो जाता है, और कुछ रेयर केस में उसकी डेथ भी हो सकती है। पर ज्यादातर टाइम थोड़े टाइम बाद उसकी माना रिकवर हो जाती है और वो दोबारा से अपने मैजिक का यूज कर सकता है। और इसी के अलावा नेचर में जो माना है वो डिफरेंट हो सकती है। कई जगह पे जो माना है वो स्ट्रोंग होगी, कई जगह पे वीक होगी। और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो स्ट्रोंग मैजिक रीजन है वो। और अगर तुम्हें ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो मैंने ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड को पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई थी, उसको चेकआउट कर लेना। तो जो माना नेचर में एग्जिस्ट करती है और जो माना तुम्हारे लिए सूटेड है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पर मेनली जो एट्रीब्यूट है वो है Air, water, earth, fire. और ये जो एट्रीब्यूट होते हैं वही तुम्हें एक दूसरे मैजिक से डिफरेंट बनाते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट है वो तुम्हारे जन्म से ही डिसाइडेड होते हैं कि तुम्हें कौन सा मैजिक एट्रीब्यूट मिलेगा। और ये जो मैजिक एट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं 4 मेजर एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ। और इनके भी आगे अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे कि जो फायर मैजिक है उससे बनता है ऐश मैजिक, और जो वाटर मैजिक है उससे बनता है आइस मैजिक, और जो विंड मैजिक है उसका एट्रीब्यूट है जैसे कि स्मोक मैजिक, और जो अर्थ मैजिक है उसका एट्रीब्यूट है सैंड मैजिक। इसके अलावा भी जितने भी एलिमेंट हैं आगे के वो इन्हीं से निकले हैं। तो शुरुआत में तो यही 4 मेजर एलिमेंट रहे मैजिक के, पर इसके अलावा जैसे जैसे सेंचुरीज पास हुई, लोगों ने डेवलपमेंट की, तो ये जो मैजिक हैं वो नेचुरल से अननेचुरल भी हो गए। जैसे कि चेन मैजिक, स्टील मैजिक, स्पेशल मैजिक, टाइम मैजिक। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ब्लैक क्लोवर में हैं। और इसके अलावा तुमने एक बात और नोटिस की होगी कि ब्लैक क्लोवर में कुछ ऐसे मैजिक एट्रीब्यूट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि फायर मैजिक, वाटर मैजिक। तो ये जो है वो ज़्यादातर कॉमन लोग यूज़ करते हैं, पर इनके जो अपग्रेडेड वर्जन है वो रॉयल फैमिली जैसे कि नोवेल हो गई, वो भी वाटर मैजिक का यूज़ करती है, पर उसका तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि फायर मैजिक जो नॉर्मल बंदे भी यूज़ करते हैं, पर जो मैरिलियोना है, जो मैरिलियोना का ब्रदर है, वो अलग ही लेवल पे फायर मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ रेयर मैजिक भी होते हैं, जैसे कि हो गए लाइट मैजिक, टाइम मैजिक, डार्क मैजिक, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। और इसके अलावा हमें मैजिक का और एक रूप देखने के लिए मिलता है जो कि है क्रिएशन मैजिक, जिससे कि तुमने देखा होगा कि लोग अपने मैजिक से चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे कि वाटर से कोई चीज़ बना दी, या फिर फायर से, या फिर सैंड थे, तो उसे बोलते हैं क्रिएशन मैजिक।
इसके अलावा हीलिंग मैजिक भी है जो कि अलग ही एट्रीब्यूट है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि हीलिंग मैजिक क्या करता है। तो वैसे तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में एक मेज एक ही मैजिक एट्रीब्यूट का यूज कर सकता है, और कुछ रेयर केस में एक बंदा 2 मैजिक एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकता है। जैसा कि हमने देखा था मार्स के साथ, उसकी बुक के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो यूज करता था अपने डायमंड मैजिक, और जो उसकी लवर थी उसके फायर मैजिक का, और दूसरी तरफ भी यही था, वो फायर मैजिक और डायमंड मैजिक का यूज करती थी। पर वो जो अलग एट्रीब्यूट था उसका बस एक ही स्पेल यूज करते थे। पर फिर दूसरी तरफ आती है चार्मी। चार्मी अभी भी एक मिस्ट्री है, उसके पास 2 मैजिक एट्रीब्यूट हैं, और उसकी जो बुक है वो 2 अलग पार्ट में भी बदल जाती है। तो पहले वाला जो उसका एट्रीब्यूट है वो है उसका कॉटन मैजिक, और दूसरा है उसका कुकिंग मैजिक। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो कि है यूनो, पर यूनो के पास 2 अलग अलग सोल हैं, तो इसलिए वो 2 मैजिक का यूज करता है। तो इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैजिक टूल आ गए जिसका यूज़ करके तुम्हारा मैजिक एनहांस हो जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैजिक स्टेजेस आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि आर्कन स्टेज, सेंट स्टेज, ये अलग अलग लेवल हैं जैसे जैसे तुम अपग्रेड होते जाओगे। और अगर तुम्हारा जो मैजिक है वो डेविल को हराने के लिए केपेबल है तो उसे बोला जाता है आर्कन स्टेज मैजिक। और इसके अलावा ग्रिमवार का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मैजिक का यूज़ करने के लिए। तो ग्रिमवार के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है उनको एक्सप्लेन करते हुए, वीडियो के एंड में वो वीडियो आ जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कि ब्लैक क्लोवर का मैजिक कैसे काम करता है। तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो और भी वीडियो चेकआउट कर लेना। बाय बाय। सो वेट गाइज, ये मेरी ओल्ड वीडियो हैं जिन्हें मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल किया है। सो नेक्स्ट वीडियो है ग्रिमवार के ऊपर। तो अगर आपने ब्लैक क्लोवर एनीमे देख रखी है तो आपने इतना तो देखा ही होगा कि ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में मेजिस यूज करते हैं मैजिकल बुक्स का, और उन बुक्स को ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में ग्रिमवार के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रिमवार ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्रिमवार्स इन ब्लैक क्लोवर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्रिमवार है क्या। बेसिकली ये एक मैजिक बुक है, पर ये एक मैजिक बुक से काफी ज्यादा बढ़ के है। What? और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में जो लोग हैं वो बिना ग्रिमवार के मैजिक का यूज नहीं कर सकते। ब्लैक क्लोवर के शुरुआत के एपिसोड में हमें बता दिया गया था कि ग्रिमवार हमें एक सर्टेन एज के बाद मिलती है, पर हम उससे पहले भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। तो ग्रिमवार एक ऐसी मैजिकल बुक है जो कि अपने यूजर को ऐसे एडवांस जो स्पेल होते हैं वो कास्ट करने में मदद करती है जो कि वो अपने नेचुरल मैजिक से कभी भी कास्ट नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर तुम अपनी नेचुरल जो मैजिक है उसका यूज करके स्पेल कास्ट करोगे तो वो यहाँ पे आएगा। अगर तुम ग्रिमवार को यूज करोगे तो भाई वो स्क्रीन पार करके चला जाएगा। और ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में ग्रिमवार एक प्राइमरी सोर्स है पावर का, और ये ग्रिमवार्स माना से बनी हुई होती हैं और ये तुम्हें मिलती हैं तुम्हारे नेचुरल मैजिक के हिसाब से। अगर तुम्हारा मैजिक विंड है, फायर है, अर्थ है, तो ये तुम्हें बुक भी उसी हिसाब से चूज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तुम्हें बुक्स मिलेगी कहाँ पे। तो ये ग्रिमवार्स तुम्हें बर्थ के साथ नहीं मिलती हैं। ये सारी ग्रिमवार्स एक ग्रिमवार टावर के अंदर स्टोर करके रखी हुई होती हैं जिसका एक मास्टर होता है, और हर साल एक एनुअल ग्रिमवार एक्सेप्टेशन सेरेमनी होती है जिसमें तुम तभी हिस्सा ले सकते हो अगर तुम 15 साल के हो चुके हो। और जैसा कि तुमने ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 1 में देखा था, जैसे ही यूनो और आस्था 15 साल के होते हैं तो वो ग्रिमवार टावर में जाते हैं अपनी बुक को लेने के लिए। पर वहाँ पे यूनो को तो मिलती है उसकी ग्रिमवार, पर आस्था को कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके पीछे रीजन ये था कि आस्था के पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं थी। और गाइज आस्था की जो 5 लीफ क्लोवर है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वो उसे बुक कैसे मिली, वो एक प्योर लक नहीं था। तो गाइज अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी से जल्दी बना के डाल दूंगा। तो अब थोड़ी सी बात इस ग्रिमवार के बारे में कर लेते हैं कि इस बुक के अंदर होता क्या है। तो जैसे ही किसी को उसकी ग्रिमवार मिलती है तो उसके मोस्ट ऑफ पेजेस एम्प्टी होते हैं, पर जैसे जैसे उसका जो ओनर है वो डेवलप होता है, वो अपनी पावर को बढ़ाता है, तो उसी के साथ उसकी जो ग्रिमवार है वो भी डेवलप होती है और उसके अंदर न्यू स्पेल जाते हैं। और जो इस ग्रिमवार के अंदर एम्प्टी पेजेस होते हैं वो फिल होने लग पड़ते हैं। और जो न्यू स्पेल्स को अनलॉक करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स को पुश
पास करना होता है। और तुमने ब्लैक क्लोवर में काफी बार सुना होगा पुश पास योर लिमिट, और ये लिमिट कोई भी हो सकती है। चाहे तुम अपनी मेंटली या फिर फिजिकल लिमिट को पुश करो तो तुम्हें न्यू स्पेल्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और कुछ न्यू स्पेल्स तुम्हारे इमोशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ये वाला इमोशन कोई भी हो सकता है, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, फेथ हो, होप हो, या फिर कुछ भी हो, हॉर्नी क्यों ना हो। पर अगर तुम किसी भी अपनी लिमिट को पुश पास करोगे तो तुम्हें एक न्यू स्पेल मिल सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी ग्रिमवार्स सेम होती हैं, ये डिफरेंट साइजेस में आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं इस बंदे की, इसका मैं नाम भूल चुका हूं, पर इसकी बुक में बस एक ही पेज था और ये बस अपनी ग्रिमवार से एक ही मैजिक स्पेल का यूज कर सकता था। और मुझे जितना याद है कि ये शायद एक सोल मैजिक का यूज करता था, किसी तरह का सोल मैजिक था, लूसियस वाला नहीं, अलग सोल मैजिक। और कंट्री के हिसाब से भी ग्रिमवार का जो डिजाइन है वो चेंज होता रहता है। जैसा कि तुमने देखा है क्लोवर किंगडम की जो बुक्स हैं उनके ऊपर क्लोवर बने हुए हैं, 1 लीफ क्लोवर, 2 लीफ, 2 नहीं मतलब 3 लीफ, 4 लीफ, 5 लीफ तक ये जाते हैं। और इसके बाद डायमंड किंगडम की जो बुक है उनके ऊपर डायमंड बना है, और जो हार्ट किंगडम है उनके ऊपर हार्ट बना है, और जो स्पेड किंगडम है उनके ऊपर स्पेड बना है। तो हर एक कंट्री का जो ग्रिमवार के ऊपर डिजाइन होता है वो अलग होता है, पर उनमें जो मीनिंग है वो सेम है। जैसे कि हम बात करें क्लोवर किंगडम की, जो तो क्लोवर किंगडम की ग्रिमवार होती है उसके ऊपर एक क्लोवर बना हुआ होता है, तो उसमें हर एक लीफ का जो है वो अलग सिंबल है। तो जो 3 लीफ क्लोवर होती है उसे माना जाता है कि वो एक कॉमन ग्रिमवार है। और इसके बाद आती है 4 लीफ क्लोवर, जिसे माना जाता है कि वो काफी ज्यादा रेयर है और वो बस उन्हीं मेजिस को मिलती है जो कि चूजन 1 होते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि यूनो को भी 4 लीफ क्लोवर ही मिली थी, और जैसे उसे मिली तो सारे के सारे लोग हैरान थे क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर है। तो जैसा कि तुम्हें पता है जो फर्स्ट 3 लीफ होते हैं वो दर्शाते हैं फेथ, होप और लव को, और जो 4th लीफ होता है वो दर्शाता है गुड लक को। और इसके बाद आती है 5 लीफ क्लोवर। तो गाइज मैं 5 लीफ क्लोवर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और उसी वाली वीडियो में मैं जो आज तक की 5 लीफ क्लोवर है उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो उसे कैसे मिली और क्यों मिली और इसके पीछे रीजन क्या थे। तो इसी के साथ कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो हमारे विज़र्ड किंग जूलियस की बुक, तो इनकी जो ग्रिमवार है उसके ऊपर कवर ही नहीं है, और इसका जो साइज है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, पूरा आसमान में उड़ रही थी वो विदाउट कवर के। और गाइज इसकी भी एक मिस्ट्री है, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे यार ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में इतनी सारी वीडियो बना सकते हैं ना, हम क्या बात करूँ मैं, बस ऑडियंस होनी चाहिए देखने वाली, मैं तो लाइन लगा दूँ वीडियो की। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो मेजिस होते हैं वो अपनी ग्रिमवार को कैरी कैसे करते हैं। तो तुमने ब्लैक क्लोवर में ये देखा ही होगा कि जितने भी लोग होते हैं वो बुक को अपने अपने तरीके से कैरी करते हैं। कई लोगों ने इसे अपनी कमर पे लगा के रखा होता है, कई लोगों ने छाती पे, कई लोगों ने टांगों पे, और कई लोगों ने अपने सिर के ऊपर किसी ने लगाया होता। और गाइस जहाँ चाहो तुम इसे रख सकते हो, जैसे गन नहीं रखते वैसा बनाया हुआ होता है और उसके अंदर बुक डाली हुई होती है। सो बेसिकली ये तुम्हारी फैशन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बुक कहाँ पे रखोगे। तो जैसे ही कोई भी मेज अपनी ग्रिमवार का यूज करता है तो ये ग्रिमवार लेविटेट करने लग पड़ती है और उसी के साथ उसको फॉलो करती है। और जैसे ही ग्रिमवार का जो ओनर है वो अपने किसी भी डिफरेंट स्पेल का यूज करता है तो ग्रिमवार के जो पेजेस होते हैं वो टर्न होते हैं और जो उसका वो वाला स्पेल होता है उस पे आके रुक जाते हैं। सो व्हाट इफ तुम अपनी जो ग्रिमवार है उससे सेपरेट हो जाओ। तो इस वाली सिचुएशन में होगा ये कि अगर तुम अपनी ग्रिमवार से काफी ज्यादा दूर हो तो जो ग्रिमवार है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी और वो एक तरीके से यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी माना से जुड़ी हुई है तो कोई भी उस ग्रिमवार को यूज नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्या जो तुम्हारी ग्रिमवार है वो चोरी हो सकती है। तो इसका आंसर हमें एपिसोड 1 में ही देखने के लिए मिल गया था, क्योंकि जो ब्लैक क्लोवर का फर्स्ट विलन था वो आया था यूनो की ग्रिमवार चुराने के लिए, और उसी वाले एपिसोड में हमें पता लगा था कि अगर वो ग्रिमवार को चुराएंगे तो वो उसे यूज नहीं कर सकते, पर वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि जो रेयर ग्रिमवार होती हैं उनका ब्लैक मार्केट में एक अलग से मार्केट है जिसमें लोग उसे खरीदते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ जो ग्रिमवार का ओनर है वो मर जाए। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जो ग्रिमवार होती है वो अपने ओनर की सोल से जुड़ी हुई होती है। अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो जो ग्रिमवार है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। पर जो 5 लीफ क्लोवर है उसमें ये वाली सिचुएशन अलग है, तो मैं तभी बता रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो उसे भी देख लेना। बनाऊंगा यार, जरूर बनाऊंगा, चाहे इस वीडियो पे 0 लाइक ही क्यों ना हो। तो अब बात कर लेते हैं ग्रिमवार के अंदर जो स्पेल लिखे हुए होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं और क्या उन्हें पढ़ा जा सकता है। तो गाइस ग्रिमवार के अंदर शायद 4 तरीके की लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। पहला होता है नॉर्मल, जिसे कि जो मेजिस होते हैं वो पढ़ सकते हैं और उसे हम बोलते हैं रीडेबल स्पेल। और उसके बाद आता है र्यून्स राइटिंग। तो ये वाले जो स्पेल होते हैं तुम्हें जो डंजन के अंदर जाके मिलते हैं। तो जैसा कि तुमने लक के केस में देखा होगा, उसकी ग्रिमवार के अंदर एक स्पेल था जो कि उसे र्यून के अंदर मिला था। तो इस वाले स्पेल को नहीं पढ़ सकता कोई भी मेज अगर उसे र्यून वाली लैंग्वेज नहीं आती है। तो इसके बाद आती है स्पिरिट वाली लैंग्वेज। तो जैसा कि तुम्हें पता है यूनो को एक स्पिरिट मिली थी, विंड स्पिरिट। तो जो वो वाला स्पेल था उसे भी जो नॉर्मल मेजेस है वो नहीं पढ़ सकती, वो वाली लैंग्वेज भी डिफरेंट है। और गाइस ब्लैक क्लोवर में जो स्पिरिट है उनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, जैसे कि यूनो की विंड स्पिरिट और जो फायर स्पिरिट है और इसके अलावा वाटर स्पिरिट है। पर गाइस अभी भी एक मिस्टीरियस स्पिरिट बची हुई है जो कि होगी अपनी अर्थ स्पिरिट, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, विंड, वाटर और अर्थ। अर्थ स्पिरिट तो होनी चाहिए भाई, क्यों ना हो। ब्लैक क्लोवर अभी खत्म होने वाली है, पर मुझे लगता है ब्लैक क्लोवर खत्म नहीं होगी यार, क्योंकि काफी सारी चीजें बची हैं अभी भी। तो लास्ट में आती है डेविल राइटिंग। तो जैसा कि तुम्हें पता है आस्था की जो ग्रिमवार है उसके अंदर डेविल राइटिंग में स्पेल लिखे हुए हैं और इन्हें तो विज़र्ड किंग भी नहीं पढ़ पाया था। ये हमें शुरुआत के कुछ एपिसोड में देखने के लिए मिला था, जब वो आस्था की बुक देखता है और वो बोलता है नहीं, ये मैं नहीं समझ सकता कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था कि चाहे वो क्लोवर किंगडम हो, हार्ट किंगडम हो, इसके अलावा स्पेड किंगडम हो या फिर डायमंड किंगडम हो, वो अपनी बुक का यूज करते हैं। पर गाइज इसके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है हीनो किंगडम, और जो कि हमें मांगा में इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस वाली किंगडम को तुम मान सकते हो जापान इन ब्लैक क्लोवर, क्योंकि इस वाली कंट्री का मतलब भी यही है और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और फन फैक्ट, इस वाली किंगडम में वो ग्रिमवार का यूज नहीं करते हैं, वो यहाँ पे यूज करते हैं स्क्रोल्स का। तो जैसा कि तुम्हें पता है एंशिएंट जापान में जो बुक्स की जगह स्क्रोल यूज होते थे, तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बुक्स की जगह यूज करते हैं वो स्क्रोल्स का। और गाइज मैंने इस वाली वीडियो में कहीं पर भी ज्यादा जो 5 लीफ क्लोवर है उसके बारे में बात नहीं किया है, जिनमें डेविल होते हैं। उनके ऊपर यार अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, तो मैं वो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए आपको मिलता है मैं किसी और, भाई घर वाले पीछे बर्तन बजा रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए आपको मिलता है मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। सो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम एंटी मैजिक के बारे में बात करेंगे। सो ब्लैक क्लोवर ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, पर अभी भी ब्लैक क्लोवर के जो कुछ फैंस हैं उन्हें यही नहीं पता है कि जो आस्था का एंटी मैजिक है वो आखिरकार है क्या और वो काम कैसे करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज की वीडियो में हम आस्था के एंटी मैजिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि आस्था का ये जो एंटी मैजिक है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहले एक बात तुम्हें मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये जो एंटी मैजिक है वो आस्था का नहीं है, ये है आस्था के डेविल लीबे का। अगर लीबे आस्था के पास नहीं होता तो आस्था के पास कोई भी मैजिक पहले से ही नहीं था, तो इसके पास एंटी मैजिक भी नहीं होता। तो बेसिकली ये जो एंटी मैजिक है वो लीबे का है, वो शेयर करता है इसे आस्था के साथ। तो हमें जब लीबे की बैक स्टोरी के बारे में पता लगा था तब हमें पता लगा था कि लूसीफेरो उसकी बॉडी के थ्रू इस ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहता था, पर जो आस्था और लीबे की मोम है लिजिता, उसने लीबे को मरने से पहले सील कर दिया था 5 लीफ ग्रिमवार के अंदर। और जब लीबे इस ग्रिमवार के अंदर था तो उसकी जो हेट्रेड थी डीमंस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि डीमंस की वजह से उसकी मोम की डेथ हुई थी। तो वो इस ग्रिमवार के अंदर बस इन डेविल को कर्स करता रहा और इसी दौरान लीबे ने एक न्यू मैजिक को अनलॉक किया जो कि था एंटी मैजिक। तो अगर हम इस मैजिक की रेयरिटी के बारे में बात करें तो ये जो एंटी मैजिक है वो बस एक लोता है। इससे पहले हिस्ट्री में एंटी मैजिक किसी के भी पास नहीं था, ये बस लीबे के पास था और इसके बाद लीबे ने इसे शेयर किया आस्था के साथ। सो बेसिकली एंटी मैजिक का यूज बस 2 कैरेक्टर कर सकते हैं, आस्था और लीबे।
माना जो आस्था है वो एंटी मैजिक को आगे जाके शेयर भी कर सकता है, पर बेसिकली बस 2 कैरेक्टर इसका यूज कर सकते हैं, आस्था और लीबे। अगर लीबे चाहे तो वो आस्था के साथ शेयर कर सकता है, वरना बस लीबे ही एक लौता यूजर है एंटी मैजिक का। पर हम इसे मैजिक नहीं बोल सकते हैं, ये मैजिक से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपको ब्लैक क्लोवर में जो मैजिक है उसके बारे में जानना है तो मैंने ब्लैक क्लोवर में मैजिक और जो ग्रिमवार्स हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, उनको जाके चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्लैक क्लोवर में ये जो एंटी मैजिक है वो नॉर्मल मैजिक से अलग है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि जो नॉर्मल मैजिक होता है उसे यूज करने के लिए तुम्हें माना की जरूरत पड़ती है, जो कि माना तुम्हें नेचर में भी मिल जाती है और हर एक जो मेज है उसके अंदर भी होती है। और ये जो माना है वो हर एक की अलग हो सकती है। जैसे कि जो रॉयल्टी होती हैं उनके पास बचपन से ही माना आज़ादी है, और जो कॉमनर हैं उनके पास माना का जो रिजर्व होता है वो कम होता है। और जो मैजिक पावर है वो भी माना के हिसाब से ही स्ट्रोंग होती है। पर दूसरी तरफ जो एंटी मैजिक है उसे माना की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये जो है वो माना को पूरे तरीके से नलीफाई कर सकता है, और यही एंटी मैजिक की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जितने भी कर्स होते हैं और जितने भी स्पेल पहले से कास्ट किए गए हैं उसे भी ये नलीफाई कर सकता है। पर ये जो एंटी मैजिक है उसे यूज करने के लिए आस्था को अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आस्था नॉर्मली किसी मेज की तरह अपने एंटी मैजिक को समन कर सकता है अपने हाथ के ऊपर और फिर मैजिक का यूज कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आस्था बस अपने एंटी मैजिक का यूज कर सकता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, और आगे जाकर जब आस्था अपने डेविल यूनियन मोड का यूज करता है तब वो अपने डेविल के साथ पूरा कंबाइन हो जाता है। इस रीजन की वजह से वो एंटी मैजिक का यूज कर सकता है या फिर किसी और टूल के अंदर शेयर कर सकता है, पर ज्यादातर आस्था ऐसा नहीं करता है। उसने अभी तक बस एक ही जो अलग स्वॉर्ड है उसके अंदर अपने एंटी मैजिक को फ्यूज किया है, जो कि थी यामी की कटाना। इसके अलावा आस्था बस जो ग्रिमवार में स्टोर उसकी स्वॉर्ड्स हैं उन्हीं का यूज करता है, और इन्हीं स्वॉर्ड के थ्रू ये जो एंटी मैजिक है वो आस्था की बॉडी के अंदर जाता है। और आगे जाकर जब आस्था अपनी ये जो की है उसको मास्टर कर लेता है, इसके बाद ये अपना ये जो एंटी मैजिक है उसे अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करना सीख लेता है, और तभी आस्था ने अपनी पहली जो ब्लैक फॉर्म थी उसे अनलॉक किया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि ये अपनी जो स्वॉर्ड के अंदर एंटी मैजिक था उसे अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता था अपने हिसाब से। इस रीजन की वजह से आस्था ने अपनी पहली जो फॉर्म थी उसे अनलॉक किया था। और इसके अलावा भी आस्था की ये जो स्वॉर्ड हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, जैसे कि जो उसकी पहली वाली स्वॉर्ड है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, तो वो मैजिक को नलीफाई कर सकती है। इसके अलावा वो मैजिक को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि आस्था का जो एंटी मैजिक है वो मैजिक को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। अगर आस्था चाहे तो वो जो दूसरा मैजिक है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर सक भी कर सकता है। तो ये जो आस्था की सेकंड स्वॉर्ड है डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, डीमन ड्वेलर है या फिर डीमन डिस्ट्रॉयर है, इन दोनों में से एक जो स्वॉर्ड है मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये जो स्वॉर्ड है वो अपने एलाइज या फिर जो अपोनेंट है उनका जो मैजिक है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो अभी स्वॉर्ड के बारे में बात हो ही रही है, तो अगर आपको इन स्वॉर्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के एंड में कोई वीडियो आ जाएगी, या फिर तुम सर्च कर सकते हो, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि आस्था की हर एक स्वॉर्ड के बारे में। और ये जो स्वॉर्ड है वो बेसिकली आस्था की भी नहीं है, तो इस वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो स्वॉर्ड हैं उनका ओरिजिनल ओनर कौन है। पर अभी तो आस्था ही इन स्वॉर्ड को ओन करता है। तो इसके बाद जो आस्था की थर्ड स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा यूनिक है। वो किसी भी कर्स या फिर स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर इसके अलावा इस स्वॉर्ड का यूज करके आस्था अपने एंटी मैजिक को अपने एलाइज और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकता है। तो जब आस्था हिनो किंगडम में गया था तो वहां पे उसने जैतन और जो की थी उसको मास्टर कर लिया था, और इसके बाद आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से अपने एंटी मैजिक को अपने जो काफ़ी खास वाले बंदे हैं जिसके साथ उसके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जो बॉन्ड है वो परफेक्ट है, उनके साथ वो अपने एंटी मैजिक को शेयर कर सकता है। इस रीज़न की वजह से उसने ब्लैक बोल्स और आगे जाकर यूनो के साथ भी अपना एंटी मैजिक शेयर किया था। और एंटी मैजिक की एक खास बात ये भी है कि इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है।
तो जो कॉपी मैजिक था राया का, उससे वो आस्था के एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर सकता था। बस उसकी स्वॉर्ड की उसने रेप्लिका बनाई थी जो भी उसकी स्वॉर्ड के जैसे स्ट्रोंग नहीं थी। पर ये जो एंटी मैजिक है उसे जो मिरर मैजिक है उससे डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो जो गोश का मैजिक था, गोश ही है ना, तो मिरर मैजिक और जो एंटी मैजिक है उसका जो कॉम्बो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब तुम्हें लगेगा कि आस्था को एंटी मैजिक मिल गया तो उसे एक चीट कोड मिल गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंटी मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि जो आस्था की स्वॉर्ड है उनका जो वेट है वो कितना ज्यादा है, और इसके अलावा भी ये जो एंटी मैजिक है वो बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। अगर कोई जो नॉर्मल पर्सन है वो एंटी मैजिक का यूज करेगा काफी ज्यादा टाइम के लिए तो उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और इसी रीजन की वजह से आस्था ने अपनी जो बॉडी थी उसको ट्रेन किया। और तुम्हें क्या लगता है कि जो आस्था है उसकी फिजिक ऐसी क्यों है? माना उसकी हाइट थोड़ी कम है पर उसे मसल तो चाहिए थी एंटी मैजिक का यूज करने के लिए। बस आस्था की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हार्ट किंगडम में ट्रेनिंग करने के बाद आस्था जो था वो अपनी स्वॉर्ड को थोर के हैमर की तरह अपने पास बुला सकता था। और इसके बाद आस्था जो था उसने अपनी स्वॉर्ड को एंटी मैजिक से कोट करके जो नेचुरल माना थी उसको डिफ्लेक्ट करके अपनी स्वॉर्ड को हवा में लेविटेट करना सीख लिया था। और इसी रीजन की वजह से वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर उड़ सकता था और फाइनली आस्था भी उड़ सकता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला सीरीज़ में, पर आस्था को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर सर्फिंग करते हुए देखने में मज़ा आता है। तो अभी तक आस्था के पास सीरीज में 4 स्वॉर्ड हैं, डीमन स्लेयर, डीमन डिस्ट्रॉयर, डीमन ड्वेलर एंड डीमन स्लैशर कटाना। तो हर एक स्वॉर्ड की अपनी यूनिक एबिलिटी है, पर आस्था हर एक स्वॉर्ड से मैजिक को नलीफाई कर सकता है, किसी से मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी से मैजिक को शेयर कर सकता है और किसी से जितने भी कर्सिस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो कटाना है उसके साथ जो आस्था है वो अपने मन चाहे बंदे को छोड़कर किसी को भी काट सकता है। मतलब आगे तुम्हारा एलाय है, पीछे तुम्हारा एनिमी है, तो इस स्वॉर्ड से जो एंटी मैजिक का स्लैश है वो बस तुम्हारे दुश्मन के ऊपर ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आस्था अपने एंटी मैजिक के साथ ओवर पावर्ड हो गया है, इसकी भी वीकनेस है। तो एंटी मैजिक को तुम हरा सकते हो फिजिकल पावर से। तो एंटी मैजिक फिजिकल पावर को कुछ भी नहीं कर सकता है। तो काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो आस्था के ऊपर फिजिकल पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऐसा हमने जो स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी थी उसमें भी देखा था। जब कॉनरेड आस्था के साथ फाइट कर रहा था तो उसी के दौरान उसे ये पता लग गया था कि मैजिक से आस्था को डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो उसी बीच उसने जो अपने हैंड्स थे वो थ्रो करना शुरू कर दिया था आस्था के साथ। और इसका एक सेकंड एग्जांपल है जब डांटे ने आस्था को पंच मारे थे और उसका जो बर्जर्क मोड था उसे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आस्था को फिजिकल पावर से हराया जा सकता है। और अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास जो मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसकी माना ओवर पावर्ड है, तो वो तुम्हारे एंटी मैजिक को पार करके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एंटी मैजिक हर एक मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आगे वाले का जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एंटी मैजिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सिंपल वर्ड में एंटी मैजिक को एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने ब्लैक क्लोवर में ग्रिमवार मैजिक के ऊपर वीडियो बनाई है, उनको चेकआउट कर लेना। इसके अलावा ब्लैक क्लोवर के मांगा के जो आगे के चैप्टर आएंगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो सब्सक्राइब कर लो मोर ब्लैक क्लोवर कंटेंट के लिए।